सुधांशु त्रिवेदी जी। माननीय सभापति महोदय, हम वंदे मातरम से अब ट्रांजिट करके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, तो मैं ये कह के अपना विचार प्रारंभ करता हूं। जो मैंने बचपन में आकाशवाणी लखनऊ में एक मुस्लिम कवि, संभवतः उनका नाम वाहिद अली वाहिद था, उनसे सुना था कि वाणी सत्यम काया शिवम रूप सुंदरम है तेरा, आदर्शों की स्वर्ग है तू, जय हे देवी भारत माता। अब आज के इस विषय पे आते हैं। उस हाउस में भी बहुत सारा इस विषय के ऊपर चर्चा हुई, यहां भी चर्चा होगी, परंतु जब हम चुनाव सुधारों की बात करेंगे तो मुझे लगता है इसे 4 स्तर में डिवाइड करना चाहिए। पहला, लोकतंत्र और इसका आधार, दूसरा चुनावी प्रक्रिया, और तीसरा कि इस चुनावी प्रक्रिया में होने वाले सुधार, और उसके बाद विपक्ष की आपत्ति और उन पे होने वाली तकरार। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी ये मानते हैं कि भारत जो है वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, मगर एक फैक्ट है जो शायद बहुत से लोगों को ध्यान नहीं रहता होगा। अगर आप पूरी दुनिया का नक्शा देखें तो ईस्टर्न यूरोप से लेके आप जापान तक चले जाइए तो केवल 3 ही डेमोक्रेसी हैं, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ऑस्ट्रेलिया इज प्रैक्टिकली एन एक्सटेंशन ऑफ यूरोप। तो इस पूरे पूर्वी गोलार्ध में यदि एकमेव एब्सोल्यूट वाइब्रेंट एंड कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी है तो वो सिर्फ भारत है। और सिर्फ इतना ही नहीं है सभापति महोदय, आज दुनिया में लोकतंत्र के अंदर सिर्फ 34% जनसंख्या है, जिसमें 17% हम हैं। अर्थात अगर दुनिया में लोकतंत्र है तो उसका सबसे बड़ा स्तंभ आज आधुनिक युग में भी भारत ही है, और इसका आधार भारत की धर्म और संस्कृति है। मैं कोट करना चाहता हूं फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट, जिसको ये लोग बहुत महत्व देते हैं। फ्रीडम हाउस ने अपनी एक रिपोर्ट जो 1999-2000 में उसने लिखी, आज भी दुनिया ये मानती है कि सबसे ज्यादा अगर है तो लोकतंत्र का आधार भारत में है। सर, ये ध्यान देने की आवश्यकता है, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि समानता, बंधुता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के लिए पश्चिम में देखने की आवश्यकता नहीं है, वो उपनिषदों में दिखाई पड़ेगा। मगर क्या बताएं सभापति महोदय, आज भी हमारे कुछ नेता जाके लंदन में खड़े होकर गुहार लगाते हैं कि भारत में डेमोक्रेसी को बचाना है। अब मैं आगे की बात कहना चाहता हूं। देखिए, चुनावी प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद शुरू हुई और इसमें बहुत सारी चीजों की उस समय समस्या रही होगी। मैंने आदरणीय आडवाणी जी ने एक बार हम लोगों को बताया था कि कैसी कैसी समस्याएं आती थी। उस जमाने में लोग इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए जाते थे और महिलाओं का नाम पूछते थे तो डांट पड़ जाती थी, क्योंकि उस समय के समाज में माना नहीं आता था कि किसी घर की महिला का नाम पूछा जाए। परंतु मैं बताना चाहता हूं सर, चुनावी प्रक्रिया पे सबसे पहली समस्या स्वतंत्र भारत में कहां आई? भारत के इतिहास की पहली इलेक्शन पिटीशन, चुनावी धांधली के विरुद्ध पिटीशन कब दाखिल हुई? 21 अप्रैल 1952। किसने दाखिल की? भारत के लॉ मिनिस्टर रहे बाबा साहब अंबेडकर। सर, बाबा साहब अंबेडकर को 74,333 वोट कैंसिल करके 14,000 वोट से हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। मगर सभापति महोदय, ये तो थी प्रक्रिया। अब इस पे प्रतिक्रिया देखिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिक्रिया है। 16 जनवरी 1952 वो लखनऊ से एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं, और क्या लिखते हैं कि आवर सक्सेस इन द बॉम्बे सिटी एंड द बॉम्बे प्रोविंस हैज बीन ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। और सर आगे वो लिखते हैं अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड। बड़ी प्रसन्नता उनको होती है कि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए हैं। और इसके बाद वो क्या लिखते हैं? अंबेडकर हैज ज्वाइन हैंड विद हिंदू कम्युनलिस्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सब लोगों को पता है कि जब इंदिरा जी का शासनकाल आया तो उस समय एक अलग प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई। भारत के इतिहास में पहला उदाहरण जब किसी प्रधानमंत्री का चुनाव अनियमितता के कारण अवैध घोषित किया गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, निर्बाध सत्ता में, तब तक चुनाव सुधार पे कोई विचार नहीं हुआ। चुनाव सुधार पे विचार शुरू होता है 1977 में, जब इलेक्शन कमीशन द्वारा ECIL को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की संभावनाएं खोजने के लिए कहा जाता है। और फिर इंदिरा जी के समय में 1982 में आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग को 50 पोलिंग बूथ के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बारे में प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। फिर राजीव जी के समय में 1988 में 61A में चेंज करके कहा जाता है कि EVM का प्रयोग किया जा सकता है, और 15 मार्च 1989 को राजीव गांधी की सरकार के समय में इसको वैधानिक मान्यता प्रदान की जाती है। मगर अब क्या बताएं सभापति महोदय, कांग्रेसियों के अनुसार कंप्यूटर क्रांति के जनक राजीव गांधी जी के परिवार के लोग अब कंप्यूटर एरा से क्वांटम एरा में आते आते पर्ची से चुनाव कराने के लिए जोर डालने लगे। देश की संसद में
कई बार चुनाव सुधार के लिए बड़े विधेयक पारित हुए, पर मैं उदाहरण देना चाहता हूं कैसे हुए। एक बार इंदिरा जी का चुनाव गलत सिद्ध हुआ तो सर रेट्रोस्पेक्टिवली चुनाव का सुधार कर दिया गया ताकि किसी भी अदालत का उस पर कोई प्रभाव न पड़े। फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं सर, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे 1989 को उनका चुनाव हुआ अमेठी में, सर गोलियां चली, 21 लोगों पे एफआईआर हुई और उनके विरुद्ध कौन लड़ रहे थे? राजमोहन गांधी, महात्मा गांधी के पौत्र, और डॉक्टर संजय सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उनको इतनी गंभीर गोली लगी कि प्राणों का संकट उत्पन्न हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो नेहरू परिवार और बच्चन परिवार के बीच में बहुत मधुर संबंध थे, पर कभी कभी ज्यादा मिठास होने से डायबिटीज हो जाती है। तो वो दौर था 2006 में जया बच्चन जी की सदस्यता चली गई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मुद्दे पे। सर यही आरोप लग गया और सोनिया गांधी जी जो उस समय नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, उन पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का विषय लग गया और इस कारण से उनकी सदस्यता भी चली गई। मगर सभापति महोदय, जो आज संविधान की दुहाई देने की बात करते हैं, सोनिया जी जब तक चुनाव दोबारा गईं, लड़के आईं, तब तक चुनाव में संशोधन करके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का नियम ही बदल दिया गया ताकि पीएम ने सुपर पीएम की पदवी को सुरक्षित कर दिया। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं सर, उसके बाद वास्तविक अर्थों में चुनाव सुधार की शुरुआत तब हुई जब भारतीय जनता पार्टी शक्तिशाली हुई, 1990 का दशक, और ये देश की यूनिपोलर पॉलिटिक्स बाइपोलर हुई। वोटर आईडी कार्ड 1993 में आया, केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती 1996 में प्रारंभ हुई। पहले बूथ वाइज काउंटिंग नहीं होती थी सर, उसमें आसानी जानते क्या होती थी कि अगर किसी मतपेटी में ज्यादा बूथ कैप्चरिंग करके मत डाल दिए तो उसमें काउंटिंग का चक्कर ही नहीं है, सब मिला दिए जाते थे। वो शुरू हुई। अटल जी की सरकार के समय में सीसीटीवी का प्रयोग शुरू हुआ, पहले प्रायोगिक तौर के ऊपर, और 2005 से सीसीटीवी की परमानेंट सीसीटीवी यूज होने लगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इनकी सरकार कब रहती थी और हमारी सरकार कब है? सर जब से वोटर आईडी कार्ड आ गए, कांग्रेस की सरकार आना बंद, सीसीटीवी आ गए, कांग्रेस की सरकार आना बंद। इनको कब बहुमत मिलता था? जिस जमाने में मतपेटियां लूटी जाती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, गोलियां चलती थी, कट्टे बम चलते थे और अनेक लोग गुजरात के चुनाव, बिहार के चुनावों में 80 लोग तक घायल होते थे। इन्हें लग रहा है शायद वही जमाना वापस आ जाए। तो मैं उनके लिए पूरी संवेदना से कहना चाहूंगा कि जो पुराना गीत था, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, आज मतदाता सूची को लेकर कांग्रेस आपत्ति कर रही है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 18 दिसंबर 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उनका हर 6 महीने में होना चाहिए रिवीजन, पर उनका कहना था व्यवहारिक दृष्टि से मुश्किल है तो 1 साल या 2 साल में कर दिया जाए। मगर सभापति महोदय, ये 20 साल में भी करने को तैयार नहीं है। अभी हमारे सम्मानित सदस्य कह रहे थे कि 45 दिन के बाद वो नहीं करते, उसका जवाब गृह मंत्री जी वहां पर दे चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कहा 1991 में जो चेंजेस किए थे नरसिम्हा राव सरकार में, उसमें कोई भी एविडेंस, कोई भी पिटीशन 45 दिन तक ही हो सकती है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं महोदय, बिहार के तो 45 दिन हुए, आज 45वां दिन है, क्यों नहीं अभी तक सीसीटीवी के लिए एप्लीकेशन दी है? परंतु सभापति महोदय, इसमें से कुछ भी नहीं करना है, केवल बवाल करना है। इनकी स्थिति क्या है? जैसे कोई बच्चा है, क्योंकि मैं टीचर रहा हूं तो मैं कहना चाहता हूं, कोई बच्चा है वो कहे मेरे नंबर कम आए, तो तरीका क्या है? स्कूटी का फॉर्म भरो ना। स्कूटी का फॉर्म थोड़ी भरूंगा, मैंने बयान दे दिया, इतना काफी है, मगर एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी मेरी दोबारा कॉपी जांच के दे दे। चलिए मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। क्रिकेट का मैच हो रहा है और टीम को लगा कि बैट्समैन आउट था, अंपायर ने नॉट आउट दिया, तो क्या है? रिव्यू डिसीजन में जाओ ना। रिव्यू डिसीजन में नहीं जाऊंगा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, अब थर्ड अंपायर अपने आप डिसीजन दे दे। नोट, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, प्राचीन काल में अश्वमेध यज्ञ होता था, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता था। सर वो जब छोड़ा जाता था तो जहां जाता था वहां विजय का मार्ग प्रशस्त कर देता था, पर इनके पास एक ऐसा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है जो जहां जाता है पराजय का मार्ग प्रशस्त कर देता है। और मैं यह भी कहना चाहता हूं, सिर्फ हमारे नहीं, भारतीय जनता पार्टी से नहीं, सर केरल में तो हम नहीं है, सत्ता में कभी नहीं आए। केरल में एक बार लेफ्ट फ्रंट आता था, एक बार यूडीएफ आता था, पर जब से ये वहां पहुंचे हैं, ऐसा यज्ञ किया है कि इस बार एलडीएफ दोबारा आ गया। ऐसे कांग्रेस में पूर्व में सीताराम केसरी जी के जंग से हटे, ये सबको पता है। कांग्रेस के आंतरिक चुनाव में जब जब चुनाव हुआ तब तक कांग्रेस टूट जाती थी। मैंने बचपन में अटल जी का एक भाषण सुना था और वो उसमें उन्होंने कहा कांग्रेस के तो इतने टुकड़े हुए, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस यू, कांग्रेस ओ, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। जो लोग कहते हैं चुनाव आयोग ठीक काम नहीं कर रहा वगैरह वगैरह, तो
तो मैं कहना चाहता हूं जरा उत्तर से दक्षिण तक देखिए। चुनाव आयोग कश्मीर में अच्छा काम करता है, पंजाब में अच्छा काम करता है, हिमाचल में अच्छा काम करता है, सर हरियाणा में गड़बड़ कर देता है, फिर उत्तराखंड में गड़बड़ कर देता है, राजस्थान में सर 2018 में सही काम करता है, 2023 में गड़बड़ कर देता है, फिर यूपी गड़बड़ करता है, बिहार गड़बड़ करता है, झारखंड ठीक कर देता है। क्या बताएं, मध्य प्रदेश में पहले तो अच्छा किया था, इस बार गड़बड़ कर देता है। छत्तीसगढ़ 18 में ठीक किया था, 23 में गड़बड़ कर देता है। गुजरात तो गड़बड़ करता है, बंगाल बहुत अच्छा कर देता है, फिर तेलंगाना अच्छा करता है सर, फिर तमिलनाडु अच्छा करता है, फिर कर्नाटक अच्छा करता है, केरल अच्छा करता है, असम में गड़बड़ कर देता है। मुझे लगता है कि देश की जनता को मूर्ख समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए।